अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आप लोगों ने मेरी पेनी स्टॉक्स की वीडियो देख ली। अब मैं इस वीडियो में फंडामेंटल स्टॉक्स बताऊंगा जिनको मैं अगर बाइंग करता ना तो मैं इनको बाय करता और किस किस लेवल बाय करता। सबसे पहला स्टॉक और जो मेरा फेवरेट तरीन स्टॉक है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स वाला POL। इस स्टॉक को मैं अगर बाय करता ना तो मैं 588 पे बाय करता और 650 आजकल के हिसाब से बाई करता। ये साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, 50 रुपये और 27 रुपये या 25 रुपये। तो टोटल साल का आपको 70 रुपीज़ देता है। मेरा अपना एक मेंटोर का दोस्त है, उसने 5000 क्वान्टिटी रखा हुआ है। मतलब उसको तकरीबन इसके ना इतने पैसे आ गए कि ये स्टॉक उसको फ्री का पड़ गया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, आप बाय करें। ये एक बात याद कर लेना, अभी ये डिविडेंड जब अनाउंस करेगा ना उसके बाद बिफोर XD, लास्ट डेट बिफोर XD, उसके बाद ही गिरता है। ठीक है, ये फिर गिरता गिरता 588 तक आ जाएगा। वहाँ पे ना बेशक ट्रक भर लेना। ये मेरी प्रीमियम एडवाइस है आप लोगों के लिए। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे जो मुझे बहुत पसंद है वो है BWHL, बलूचिस्तान व्हील्स। लो वॉल्यूम स्टॉक है, बहुत जल्दी मूव करता है। गलती से 160 से लेके 199 तक आए ना, इसको ना छोड़ना। ठीक है, ये डिविडेंड साल में 2 दफ़ा देता है और कुल मिला के 20 रुपीज़ डिविडेंड भी दे देता है। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है, कंपनी ग्रो कर रही है और बहुत अच्छी वैल्यूएशन में भी आती है। नंबर 3 पे, अच्छा अब ये कोई पेनी स्टॉक है भी, ये समझ लो वैल्यूएशन के हिसाब से इसकी प्राइस 1000 क्रॉस कर जाती है। मैं पहले सोचा था इसको पेनी स्टॉक वाली वीडियो में डालता, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें बता देते हैं। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। इसका मसला सिर्फ ये है कि इसमें प्लेयर एक्टिव बहुत लेट होता है, सो जाता है। उसका नाम है सोया सुप्रीम। आपके घर में भी आता है ये SSOM। बहुत कम लोगों को इस स्टॉक का पता है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई आई थिंक 1167 का है। आजकल ना ये 400 के पास बैठा हुआ है और ये वंस इन अ ईयर कभी चलता है या 2 सालों बाद चलता है, लेकिन चलने पे जब आता है फिर रुकता नहीं है। ठीक है, ये अभी 350 वैसे इसका लो है, ऑल टाइम लो, और अभी ये 410 403 के पास फिर है। इसकी बाइंग रेंज मैं अगर बताऊँ ना, अगर किसी ने बाय करना है स्टॉक को तो 370 से लेके 410 की रेंज में इसको जमा कर लो और 5-5 करके जमा करना। लो वॉल्यूम में तो 5-5 क्वांटिटी करके जमा कर लो और ये अचानक 600 तक चला जाता है तो 600 पे जाके सेल कर देना। ये जमा करने वाला स्टॉक है और ये डिविडेंड भी देता है, 6 रुपीज़ डिविडेंड देगा। अभी ये जुलाई वाले क्वार्टर, जुलाई अगस्त में आके देगा। तो ये 3 स्टॉक्स मुझे बड़े पसंद है। नंबर 4, बैंकों में अगर मैं कोई बताऊँ ना तो HBL इस वक्त बहुत अच्छे रेट पर बैठा हुआ है। HBL 350 तक गया हुआ है और अभी 280 के पास फिर रहा है। HBL अपनी डिविडेंड यील्ड बढ़ा रहा है और डिविडेंड की क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है। बाकी जो बैंक्स हैं इसमें UBL और MCB और मीज़ान, इन तीनों के डिविडेंड्स नहीं बढ़े, HBL के बढ़ते जा रहे हैं। तो HBL अगर वैल्यूएशन के हिसाब से करो तो अभी भी कम प्राइस पे बैठा हुआ है। तो मुझे HBL इधर बेहतर लग रहा है। ठीक है, इस सेंस में बेहतर लग रहा है कि इसका झूला आगे लंबा नज़र आ रहा है। तो अगर किसी ने HBL बाय करना है तो 250 से लेके 292 की रेंज में अगर आप इसको लेवल्स पे जमा कर सकते हो, क्योंकि अभी 285 तक गिरा हुआ है और ये 250 तक आएगा। और ये वो वाहिद स्टॉक है बैंकों में, वैसे तो UBL भी कर चुका है ये काम, XD के बाद गिरता नहीं है, ये उधर ही रहता है। तो अगर आपने डिविडेंड भी लेना है तो ये उधर ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये डिविडेंड देता रहेगा और इसने अब पर ही क्वार्टर जो है ना 6 के हिसाब देने लग गया। ठीक है, इसके बाद जो मुझे स्टॉक पसंद है वो एक टोबैको कंपनी है सिगरेट की। मैं इसको 1100 से देखता आ रहा हूँ, मेरे सामने 1700 तक भी गया है और फिर ये गिरता गिरता वापस 1100 तक भी आया है। तो ये बहुत बड़ा स्विंग देता है, 600 का स्विंग है और ये हर क्वार्टर 20 रुपए देता है। और लास्ट ईयर इसने 5 क्वार्टर डिविडेंड दिया था, ऑलमोस्ट 150 प्लस डिविडेंड दिया था और इसकी डिविडेंड यील्ड भी आई थिंक 11% है। कभी ये 9% हो जाती है, कभी 11% हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी ये 7% पे भी आ जाता है। इसने पिछले साल का जो क्वार्टर क्लोज हुआ था दिसंबर वाला, तो जनवरी में जो उसकी बोर्ड मीटिंग है उसमें इसने डिविडेंड नहीं दिया था, उसकी रीज़न भी दी थी, उसके बाद ही गिरा था और मार्केट भी क्रैश हो गई थी। तो ये गिरता गिरता 1700 टच करके ना गिरता गिरता 1100 पे आ गया था। तो बहुत लोग पैनिक कर गए थे, बट ये स्टॉक अच्छा है। इसने अभी रिसेंटली 2 क्वार्टर्स में 70 रुपीज़ डिविडेंड दिया और इसी के डिविडेंड से मैं नथिया गली का एक ट्रिप मार के आया था। मेरे पास डिविडेंड अच्छा खासा आ गया था, मैं 70,000 का एक ट्रिप मार के आया था। अच्छा, इसके बाद एक अनोखा पीस है, उसका नाम है सेंचुरी इंश्योरेंस, CENI। ये स्टॉक अगर 30 से लेके 50 की रेंज में गलती से आया ना, इसका 1000 क्वांटिटी साइड में लेकर रख लेना। ये साल में 1 दफ़ा डिविडेंड देता है। ठीक है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पिछले 3-4 साल से डिविडेंड दे रही है और देती भी कब है वो भी याद कर लो। अभी साल के स्टार्ट में आपको डिविडेंड मिलेगा,
मतलब ये देना शुरू करेगा तो फरवरी के करीब आपको डिविडेंड मिल जाएगा। 6 रुपये देता है ये। मार्केट की अगर आप ओवरऑल निकालो ना तो टॉप 10 कंपनीज में नंबर 3 पे ये आती है डिविडेंड के हिसाब से। तो ये जो वीडियो है आप कह लें कि डिविडेंड की वीडियो ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि अब डिविडेंड स्टॉक ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद जो मुझे स्टॉक एक पसंद है वो है JLICL। ठीक है, ये दिसंबर वाले क्वार्टर में ना 12 रुपये डिविडेंड देता है, उसके बाद ये 2.5 या 1.5 रुपये देता है, और ये लो वॉल्यूम स्टॉक है। अब भी अगर इसको बाय करना है ना आपने तो 150 से लेके 169 के रेंज में ना लेवल्स पे जमा करो। बहुत लो वॉल्यूम है, लेकिन मुझे याद है 2000 क्वांटिटी बिक जाता है स्टॉक। ये अचानक मूव करता है और बिक जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का एक और स्टॉक बता देता हूँ, EFUL। 135 से लेके इसको जमा करो 149 तक, मतलब 149 में वैसे ज़्यादा मैं सेल करता हूँ, तो 145 तक इसको जमा कर लो। फिर ये अचानक मूव करता है और फिर ये 160 164 का हाई मारता है, और कभी कभी 170 भी करता है। और जो JLICL है ये कभी कभी 200 प्लस चला जाता है, और वो दिसंबर में आपको नज़र भी आएगा 200 प्लस पे होगा। अब भी इसको लो प्राइस में दोनों को जमा कर लो, क्योंकि ये दोनों जो है ना नियर टू 200 प्लस जाते हैं, JLICL और EFUL। ठीक है। अच्छा, इनके छोटे भाई भी हैं दो, वो है एक EFUG और एक है JGICL। अब आपको पहले मैं JGICL का बताता हूँ। वो भी साल में एक दफ़ा डिविडेंड देता है और वो 6 रुपये देगा। जैसा सैनी देता है ना, एक ही दफ़ा 6 रुपये देता है, तो दोनों सेम महीने में देते हैं। आपको जनवरी फरवरी में कहीं मिलेगा 6 रुपये डिविडेंड। तब तक ये 70 से 85 तक चले जाते हैं। अभी 70 के पास JGICL पड़ा हुआ है, और बेस्ट प्राइस ऑफ JGICL है 60 के पास। 60 पे आता है एक दफ़ा ये, वहाँ पे इसको बाय कर लेना, और फिर ये 70 और 85 तक जाता है, वहाँ पे इसको सेल बेशक कर देना। लेकिन ये डिविडेंड साल में एक दफ़ा देगा और 6 रुपये देगा, तो जब वो डिविडेंड देगा तो डिविडेंड खा लो या इसको सेल कर देना। दूसरा है EFUG। ये भी चारों क्वार्टर में देता है, EFUL की तरह है, लेकिन थोड़ा कम देता है डिविडेंड। आजकल 120 के पास फिर रहा है। जब EFUL चलता है ना तो EFUG भी चलता है। अब मसला ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज का लोगों को पता नहीं है, तो मैंने कहा इस वीडियो में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी मेंशन करूँ। लोग बैंक्स और फर्टिलाइजर में रहते हैं और ऑयल में रहते हैं, तो कुछ आपको इंश्योरेंस कंपनी से बता दूं। अच्छा, इसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड जो डिविडेंड देता है आपको, वो UDPL का मैंने पेनी स्टॉक से बता दिया था। अब मैं एक और स्टॉक बताऊंगा आपको, सिक्योरिटी वाला पेपर का स्टॉक है SEPL। ये साल में एक ही दफ़ा डिविडेंड देता है, और अभी आगे बहुत बड़ा डिविडेंड देगा। नॉर्मली अनएक्सपेक्टेड 8 रुपये देता है, कभी 9 रुपये भी देता है। अगर ना दिए तो 6 रुपये देगा, और कभी कभी बहुत रेयर है कि ना दे। ये अभी की प्राइस बहुत अच्छी है, 130 से लेके ना 143 की रेंज में इसको जमा कर लो। ये जब जंप पड़ने पे आता है ना तो ये 240 टच कर जाता है। ठीक है, वैसे ये नहीं चलता पूरा साल, ठंडा पड़ा रहेगा। और अभी के दिन ना ये अपनी लोएस्ट एवर पे बैठा हुआ है। ये लास्ट टाइम मुझे याद है दिसंबर का महीना था, जब स्टेट बैंक ने नोट चेंज करने की बात की थी, दिसंबर या नवंबर का कोई महीना था। तब SEPL में एक लाओ मल आया था, 170 से चला था एंड इट वेंट टू 225। 2 अपर कैप मारे थे। ठीक है, उस टाइम की बात है। तो ये अचानक अपर कैप भी मार देता है स्टॉक। अब भी बहुत लो प्राइस में बैठा हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक और स्टॉक है JVDC। वैसे 70 रुपीज़ के पास अगर आ जाए ना, आता है साल में एक दो दफ़ा, आपको 70 रुपये फिर मिलेगा ये। वहाँ पे इसके 5000 क्वांटिटी लेके रख के भूल जाना, फिर ये छलांग मारता है ऊपर की तरफ। और अभी इसने डिविडेंड देना है 4 रुपये, आगे देगा 4 रुपये, ये जुलाई अगस्त वाले क्वार्टर में। तब आप इसको सेल बेशक कर देना, तब तक ये 160 प्लस कर जाएगा। ठीक है, ये फिर बहुत लंबी छलांग मारता है, क्योंकि लो वॉल्यूम है ना, ये छलांग लंबी मारता है। लो वॉल्यूम का याद कर लो कि ये जंप बहुत जल्दी मारते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 स्लो स्टॉक बताऊंगा। एक एंग्रो फर्टिलाइज़र है, बहुत स्लो स्टॉक है। बाइंग का टाइम बता दूँ ना, 187 से लेके, मतलब जो एवरेज रेंज है, अगर 187, 193 और 199 इधर मैं इसको रखूँगा। 1000 क्वांटिटी मैक्सिमम। ये बहुत स्लो है, आराम से मूव करता है। लास्ट टाइम इसका 250 या 248 का हाई था, उसके बाद फिर गिर गया। स्लो स्टॉक है। सेम फातिमा का भी यही मसला है। फातिमा की एक अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा तेज़ चलता है,
बट डिविडेंड कम देता है, ये डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा देता है। इसकी मूव एक टाइम पे थी अच्छी, लेकिन इसके साथ नुकसान ये हुआ कि जब आपका टाइटन फॉल, अगर किसी को याद हो टाइटैनिक वाली, जो टाइटैनिक ढूंढने गए थे उसमें इसका ओनर बैठा हुआ था और इसका बेटा, तो उसके बाद से ना इस कंपनी का एक गंदा सवाल चला है। ये एक वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो ये भी है, और भी रीज़न है कि जी वो फर्टिलाइज़र इनकी गैस महंगी मिलती है ये वो, बट ये एक और रीज़न भी है कि जिसकी वजह से ये कंपनी थोड़ी नुकसान में जा रही है। अच्छा, इसके बाद जो एक और स्लो स्टॉक है वो हपको है। वो इतनी जल्दी छलांग नहीं मारता, आराम आराम से गेन करता है। हपको को अगर बाय करना ना, बेस्ट प्राइस जो है ना 190 है, आता है वहाँ पे, और 200 पे भी थोड़ी बहुत बाइंग कर लो, 210 पे भी कर लो, फिर आपको जो है 228 233 भी मार जाता है। वहाँ पे बेशक सेल करो, साल में ना चारों क्वार्टर में डिविडेंड हपको भी देगा, एंग्रो फर्टिलाइजर भी देता है। हपको का ये है कि 5 और 10 तो 20 और 10 30 रुपीज़ तक दे देता है। कभी कभी ये भी होता है कि 25 रुपये भी देता है, बट साल के हिसाब से अगर देखो तो हपको भी अच्छा है, और वो BYD वाली कहानी भी इसके साथ अटैच हो जाती है, तो हपको इज़ नॉट अ बैड स्टॉक। सेम विद एंग्रो फर्टिलाइजर, अच्छे स्टॉक के डिविडेंड देते रहते हैं। इंडेक्स मूवर में जो आपका आता है वो आता है FFC। अच्छा, FFC का ये सीन है कि ये ना मिडल ऑफ द ईयर, ये जून जुलाई वाले क्वार्टर में, आगे जब इस अगस्त में आना है उसमें ना ये थोड़ा बड़ा डिविडेंड देता है, 12 रुपये दे देगा या 10 रुपये दे देगा। वैसे ये 7 रुपये 8 रुपये इस तरह देता है। इसकी मूव पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स को हिला देती है, मतलब ये थोड़ा सा मूव करेगा ना तो इंडेक्स की मूवमेंट अच्छी खासी नज़र आ जाएगी। और अभी इसके मायदे भी हुए हैं चाइना के साथ, तो वो एक बड़ी कंपनी के साथ, तो ये आगे फ्यूचर में फिर से ग्रो कर सकती है। 685 का हाई ऑलरेडी मार चुका है, 500 से नीचे चल के आ चुका है, 470 तक गिर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा स्विंग अपना दे चुका है। तो वहाँ पे नीचे से फिर से अगर जमा करना है तो 470 से लेके 510 की रेंज में अगर ये वापस आता है ना, तो वहाँ पे इसको जमा करो लेवल्स पे। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक वापस नहीं आता, उसको टाइम लग जाता है, 1 साल लग जाता है, लेकिन मैंने ये देखा कि स्टॉक अपनी वापस उस रेंज को टच करते हैं, तो FFC विल मे कम, और उसको वहाँ पर आप फिर से बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक है जो अब के दिनों में मैंने देखा, सिस्टम लिमिटेड है, वो डिविडेंड देने लग गया, देता अब कम है। पहले ना सिस्टम डिविडेंड अच्छे थे, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था 700 रुपये तक गया हुआ था, ठीक है, लेकिन अब ये स्प्लिट हो गया तो ये अब 1 रुपये डिविडेंड देता है। पर क्वार्टर का पता लगेगा अगले क्वार्टर में देता है कि नहीं देता। सिस्टम लिमिटेड की आइडियल बाइंग मुझे जो लगता है ना, तो वैसे तो 100 रुपये पे अगर आता है तो फिर से पकड़ लो। आजकल के हिसाब से 130 से लेके 145 की रेंज में सिस्टम लिमिटेड को जमा कर लो। 145 तक गिरता है और कभी कभी 139 पे भी आता है, और आप पैनिक कर जाते हो। फिर इसके डायरेक्टर बाईबैक चलता है स्टॉक में, और ये इसको धक्का लगा के 170 का हाई लगाते हैं, वहाँ पे सेल करना है। ये नहीं सोचना कि 200 तक जाएगा। बेशक इस वीडियो को फिर से देख लेना, मैं ये बात कर रहा हूँ, अक्सर ही 170 से रिजेक्ट होता है और फिर गिर जाता है। तो ये वो स्टॉक है जो डिविडेंड भी देता है और अच्छा स्टॉक है। एक और स्टॉक है PAKD, ठीक है, पाक डाटाकॉम। ये डिविडेंड अब देगा, तभी ये इतनी बड़ी मूव देने लग गया है, और अब कह रहे हैं कि शायद IT को रिलीफ मिलेगा इस बजट में, जिसकी वजह से IT कंपनीज जो है आगे एक अच्छा मूव दे रही हैं, और आपको नज़र भी आ रहा होगा। PAKD की बेस्ट बाइंग प्राइस वैसे 100 से लेके 120 तक थी, अब वो अपर कैप लोअर कैप दोनों साइड्स भी चल रहा है, ये भी सीन है। अच्छा, पाकरी साल में 1 दफ़ा डिविडेंड देता है, अप्रैल के महीने में, याद कर लो, और इसकी आइडियल बाइंग प्राइस जो है ना 12 से लेके 13-14 के पास अगर गलती से आए ना, इसको पकड़ लेना। फिर ये मूव करता है 15, 16, 17 तक भागता है, और इसका ये है कि ये ना प्राइवेटाइज होने लगी है। तो गवर्नमेंट की पहले थी, अभी गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर रही है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन से ये हो जाएगा कि इसका एक लाओ माल पहले भी आ चुका है, जिसमें ये 22 तक गया हुआ है, फिर ये गिरता 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 वापस अपनी मिडिल प्राइस पे आ गया, और इसकी बेस्ट बाइंग मंथ जो है वो आप कह लो कि अगस्त सितंबर में बिल्कुल ठंडा होता है, वहाँ पे इसको बाय कर लो, कोई भी नहीं जाता इसके बाद। बट क्या पता इस साल इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात चल पड़े, कोई इसका लेटर आ जाए तो उसके पे ये एक लाओ माल दे दे, फिर ये 20+ चला जाएगा। तो अभी भी 15 के पास इसकी बाइंग बनती है, ये 17 तक भी चला जाता है। तो ये एक ट्रेडिंग स्टॉक भी है, डिविडेंड भी देता है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, तो ये नहीं है कि जी इसमें वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, मुदारबास के 3 स्टॉक्स है जो डिविडेंड देते हैं, एक ORM है, ठीक है, एक OLPL है, और एक तीसरा है FHAM। जब ये एडिट करूँगा ना तो सामने नाम लिखे हुए आ जाएंगे, आप उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। कोई नाम अगर गलत बोल दिए तो एटलीस्ट नाम नीचे आपको टाइप हुए वैसे ही नज़र आएंगे। FHAM साल में 1 दफ़ा देगा भी, और वो 1.5 से 2.5 रुपये के करीब देगा। ORM 1.5 तक देगा, और OLPL जो है वो आपको देगा 2.5 तक।
2 से 2.5, तो ये तीनों मुदारबाज डिविडेंड देंगे। FHEM वैसे आइडियल बाइंग प्राइस 20 से लेकर 29 के पास है, अभी वैसे 30+ पे फिर रहा है। अगर नीचे आ गया ना इसको उठा लेना, फिर ये 39 और 40 का हाई मारता है, 42 का, फिर गिर जाता है, फिर पूरा साल ये गिरा रहता है। ORM इस वक्त अभी के हिसाब से, आजकल क्या तारीख है, आई थिंक 6 जून है जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ORM 9 रुपये के पास फिर रहा है। ये डिविडेंड जब अनाउंस कर देता है तब तक ये 14 के पास फिर रहा होता है। तो ये इस वक्त की बेस्ट आइडियल बाइंग प्राइस 7 to 9 की रेंज में इसको जमा कर लो, 10,000 5,000 साइड में रख लो, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री दे लो, डिविडेंड देता है। OLPL अभी भी अच्छी रेंज में, और वैसे 20 के पास बहुत अच्छा था, अब 23 के पास फेरा है, और 25 का हाई मारता है और फिर गिर जाता है। तो मैं ORM पे ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ कि ये डिविडेंड के बाद ना इसमें वॉल्यूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो इतना भी ज़्यादा ना बाय कर लेना कि भागे जाके बिके ना, मतलब बिक जाएगा ऐसी बात नहीं, स्टॉक बिक जाते हैं, बट टेक्स टाइम टू सेल द स्टॉक। इसके बाद एक स्टॉक है DOL, डेस्कॉन वाला स्टॉक है। ये डिविडेंड अच्छा देता है, साल में 2 दफ़ा देगा, और टोटल मेरे ख्याल से 4 रुपये देता है, 2 और 2 4 रुपये। इसकी बेस्ट आइडियल बाइंग प्राइस पता है क्या है, 20 से लेके 30 के पास। 30 से नीचे मिले इसको जमा कर लो, अभी आएगा 30 से नीचे फिर से ये 29 28 27 इधर ना इसको लेवल से बाय करो। 26 पे आएगा तो 10,000 पे चेक उठा लेना, फिर ये 35 40 तक जाता है, स्लो है लेकिन जाता है। इससे आगे डिविडेंड अब देना 2 रुपये, तो 40 क्रॉस कर जाता है ये, तो ये अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के लिए। और महंगे स्टॉक्स में ना एक इंडस मोटर है, एटलस होंडा है, और एक सासगार है। अब इंडस मोटर इन सारों से ज़्यादा डिविडेंड देता है, अगर इन तीनों का मुकाबला करो ना तो इंडस मोटर नंबर 1 पे डिविडेंड देने में। इंडस मोटर का ये सीन है कि अगर 1700 के पास आ जाए, 1700 और 1800, बहुत रेयर है कि वहाँ तक आता है, वहाँ पे बेशक 1000 उठा लेना, 1000 क्वान्टिटी 17 लाख डाल देना, क्योंकि साल का वो देता आपको 150 रुपीज़, तो आपका 1.5 लाख हर साल आता रहेगा। थोड़ी डिविडेंड यील्ड कम है इसकी, आई थिंक 5% बनती फिर तो। लेकिन ये 1700 का जो स्टॉक है ना, ये जाता है 2200 तक, तो आप यहाँ से कैपिटल गेन ले सकते हो, सेल कर सकते हो, डिविडेंड के पीछे ना भागना, प्रॉफिट ले लेना। दूसरा है आपका सासगार, वो मेरे ख्याल से 20 पर क्वार्टर देता है, तो 80 से 100 रुपये देता है। तीसरा है एटलस होंडा, अच्छा सासगार चारों क्वार्टर में देता है डिविडेंड। सासगार मेरे हिसाब से 1500 से 1900 की रेंज जो है ना बाइंग की बेस्ट है। अब ये 400 रुपये का झूला बीच में बता दिया, 1500 माइनस 1900 400, तो सासगार अगर 1900 के पास गलती से आ जाए तो 50 क्वांटिटी उठा लो, उसके बाद ये गिरता है, और गिरता गिरता 1500 भी आएगा, कभी कभी होता है तो 1900 से वापस उठ पड़ता है। तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक है, इसका नहीं पता होता कि उठेगा कि गिरेगा, क्योंकि इसका बहुत जल्दी मूव आती प्राइस में। तो सबसे मज़े का ट्रेडिंग के हिसाब से सासगार है, डिविडेंड के हिसाब से इंडस मोटर है, और एटलस होंडा वो स्टॉक है जो रख के भूल जाओ। डिविडेंड आपको ना साल में 2 दफ़ा देगा, और 50 एक दफ़ा देता है, और नेक्स्ट क्वार्टर में आई थिंक 40 के करीब देता है, तो 90 रुपीज़ साल का आपको आ जाएगा। और एटलस होंडा की आइडियल बाइंग रेंज जो है ना 1400 से लेकर 1600 के पास ही आता है, वहाँ पे इसका बेशक ट्रक को लोड कर लेना, फिर ये 1800 और 1900 भी मार जाता है, वहाँ पे कैपिटल गेन ले लेना, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, ये डिविडेंड तो चलो आते रहेंगे, लेकिन ये जब कैपिटल गेन देते हैं ना तो वो ज़्यादा मज़े का मिलता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, फार्मा का हिलोन, वो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देगा, और अच्छे डिविडेंड देता है। अभी आपको डिस्क्रिप्शन नजर आएगा, थोड़ा भूल के कि कितने डिविडेंड देता है। 600 की रेंज में जब आएगा ना हिलोन, इसको उठा लेना, ये डिविडेंड बहुत अच्छा देगा। सेम गोज़ विद ग्लैक्सो को ना 300 से लेके 340 की रेंज में आएगा, इसको बांट लेना, ये साल में 2 दफ़ा देगा। इसका मुझे याद है 12 और 8 रुपये देता है, तो 20 रुपये साल को आपको मिल जाएगा। तो ये गैलेक्सो का हो गया, और वो हिलोन, एक थोड़े एक साथ चलते हैं। अच्छा, एक स्टॉक है, अब साल में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड देता है, वैसे देता नहीं है, गंधारा वाला जो है, गंधारा ऑटोमोबाइल गाल, ये अभी के हिसाब से अब ये डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं है। 400 के पास से लेके 420 के पास आ जाए, इसको भर लेना ट्रक, क्योंकि इसका जो झूला ना 400 से लेकर 500 एक ही दिन में, तो किसी ने 4 लाख डाला 5 लाख निकल सकता है। तो इसका जो प्लेयर है ना वो बहुत बड़ा स्विंग खेलता है, ठीक है। ये वैसा स्टॉक जो था ना, मैं सोचा था किसी और वीडियो में डालता, बट इधर मैंने चलो बता दिया। अच्छा, 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका फ्यूचर किसी को नहीं पता, एक EPQL है और एक है आपका कैपको। EPQL चलो हम कह सकते हैं कि एंग्रो वालों की कंपनी है, वो डिविडेंड
उस हिसाब से इनकी होल्डिंग कंपनी और मिल मिला के पैसे पूरे कर लेते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की 22 अमीर फैमिलियाँ जो आई थी ना पाकिस्तान में, तो उसमें एंग्रो वाले ग्रुप भी था, तो EPQL उस ग्रुप का है। और ये 18 रुपये का था तब भी इसने 5 रुपये डिविडेंड दिया था उस वक्त, अभी भी ये डिविडेंड दे रहा है। अब थोड़े कम करते हैं लेकिन डिविडेंड देता रहता है, चारों क्वार्टर में देता है, और कभी कभी एक क्वार्टर स्किप कर देता है बेचारा, लेकिन जब देता है तो 0.75 या 1 रुपये, लेकिन देता है, एक अच्छी बात है, EPQL डिविडेंड देता है। कैपको का भी यही सीन है, पहले 5 और एक टाइम था 5 से 8, हाँ 8 रुपये पर ईयर देता था। तो मैं छोटा सा था, मैंने 10,000 कैपको उठाया हुआ था, ठीक है, और मुझे साल का 50,000 आता था। और फिर जब इसने 8 रुपये कर लिया तो मुझे साल का 80,000 आता था। उसमें बड़ा खुश होता था कि डिविडेंड आ रहा है कैपको का। अब कैपको ने डिविडेंड 2.5 रुपये कर लिया, तो मतलब टोटल 5 रुपये साल का देता है। इस दफ़ा कंफर्म करने कैपको कितना डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि कैपको ने ACPL उठाना है, अटक सीमेंट वाला जो है, फौजियों के साथ मिलके। तो ये देखते हैं कि आपको डिविडेंड देगा या पैसे सारे लगा देगा कंपनी खरीदने में। तो इस दफ़ा कैपको पे श्योरिटी नहीं आ रही कितना डिविडेंड देगा, लेकिन कैपको ने एक दफ़ा बताया था, अब मुझे अंदर की खबर पता है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो अगले 10 साल तक डिविडेंड दे सकते हैं। तो एक कंपनी खरीदने में चलो 2 साल का पैसा निकालो, अगले 8 साल तक ना ये डिविडेंड आपको देता रहेगा। तो कैपको और EPQL भी डिविडेंड देते हैं। तो ये वो वीडियो थी जो मैंने डिविडेंड की बनानी थी। इसके बाद एक फंडामेंटल की आनी है और पेनी स्टॉक्स पार्ट 2 भी आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।